नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर ले गए दोस्तों एक और नया सेशन आपके लिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दोस्तों और जो बाद में देख रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक चाणक्य विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और जो भाई बहन अभी नए जुड़े हमारे साथ, तो सभी से निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा क्या आप सभी का चैनल है और डेली इसी प्रकार की आपकी जो सीरीज चल रही है 5000 एमसीक्यू, जिसकी क्लास नंबर 3 है, आज आपको ध्यान देना है। और जितने विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए गुड न्यूज क्या है, हमारे एप्लीकेशन को आप अभी से डाउनलोड कर लो, क्योंकि जो भी आपको जो पेड कोर्स मिलने वाले, थ्योरिकल जो बैच मिलेंगे वो एक चाणक्य ऐप पे आपको मिलेंगे। और जितने भाई बहन अगर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स इसके नोट्स की तलाश में रहते हो कि सर कौन से क्वेश्चन पढ़े क्या ना पढ़े, तो ये सारा का सारा मटेरियल देने के लिए आपको दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज छोड़ सकते हो। और नंबर है आपका 8295593088। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना नाम, एड्रेस लिख सकते हो और बोल सकते हो कि सर मुझे ज्योग्राफी या हिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए, एक्सेप्टेड, जो आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके पेड रहने वाले, कुछ आपके फ्री रहने वाले दोस्तों। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 1 जिसने नहीं देखा तो पीछे वाली क्लास को आप जरूर जाके देखें दोस्तों, फिर ही आपको पता चलेगा कि तीसरी नंबर क्लास में, क्योंकि जो पीछे वाली क्लास है उनको देखना बहुत जरूरी है भाई साहब। तो आज के अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, अपने इस क्वेश्चन को लगाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न दोस्तों भाई साहब। अब की बार जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो भाई साहब, फोड़ दोगे, पेपर में पक्के फंसेंगे भाई साहब। क्या दिया गया है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये कहां पड़ता है। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या आपके डी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। डी उत्तर इसका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि पुणे। पुणे की बात आपको दो बातें याद रखनी है, पक्की पक्की। क्या बातें, एक तो याद रखना, अगर आपसे कोई बोल दे कि जो यानी कि होम रूल की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1916 में। और ये कहां कहां हुई थी दोस्तों, पुणे और मद्रास में। कहां थी, पुणे और मद्रास। मद्रास में किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब रहेगा एनी बेसेंट के द्वारा। और जो पुणे में की गई है तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, तिलक के द्वारा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पुणे जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कहां का है, महाराष्ट्र का। इसको छायावृष्टि प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र के नीचे यानी कि पर्वत के उस साइड वर्षा नहीं होती, छायावृष्टि प्रदेश रहता है। ये आपको ध्यान देना, वर्षा होने के बाद भी वर्षा नहीं होती। मुंबई की अगर बात की जाए दोस्तों, आपको एक पर्सन याद रखना कि वान खेड़े जो स्टेडियम है वो कहां पड़ता है, वो मुंबई में पड़ता है। ये आपको पर्सन है। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के किनारे, नदी कई बार पूछी जाती है, तो आपका जवाब होगा साबरमती। ये सारे मिक्स क्वेश्चन, ये मिक्स जो वेज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिक्स वेज की सब्जी अच्छी लगती है ना, तो मिक्स वेज जो क्वेश्चन चलेंगे एग्जाम में पक्का फंसेंगे, क्योंकि इसमें आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का एक तो लखनऊ, याद रखना, लखनऊ के बारे में क्या आता है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहां का जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, ये किसके द्वारा किया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और याद रखना इलाहाबाद, क्या याद रखोगे दोस्तों, इलाहाबाद, जो भारत का इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की अगर बात की जाए दोस्तों, भारत का जो मानक समय रेखा वो कहां से गुजरा है, इलाहाबाद, जिसे आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और लियाकत अली के द्वारा इसकी क्या की गई थी भाई, 1857 की क्रांति में नेतृत्व। और इलाहाबाद का जो आपसे अगर पूछ ले इलाहाबाद के बारे में कि जो इलाहाबाद शहर को किसने बताया था, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, अकबर के द्वारा इलाहाबाद शहर की क्या की गई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। इलाहाबाद शहर की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। इलाहाबाद के बारे में अगर आता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस नदी के किनारे है, सॉरी किस शहर से गुजरती है, तो आपका जवाब रहेगा नैनी शहर से दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस संस्थान पर स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई साहब। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस स्थान पे स्थित है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई साहब किस स्थान पे स्थित है, बताइए दोस्तों फटाफट से।
हाँ, देखिए राष्ट्रीय जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस जगह पे है, राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय जो आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों आपके नई दिल्ली में। लेकिन सलारगंज संग्रहालय की अगर बात कर ले, सलारगंज की अगर बात कर ले तो ये पड़ता है आपके हैदराबाद। कहां पड़ता है? हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है दोस्तों? आप क्या बताओगे? तेलंगाना की दोस्तों, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, अमरावती, जो बाद में क्या हो जाएगी आपके विशाखापट्टनम। तो राइट उत्तर होगा यहां पे ऑप्शन संख्या ए। नई दिल्ली, नई दिल्ली के बारे में दो बातें याद रखना। नई दिल्ली जो दिल्ली की राजधानी कब बनी? 1912 में दोस्तों। और नई दिल्ली राजधानी यानी कि दिल्ली से नई दिल्ली नाम कब पड़ गया दोस्तों? तो आपका जवाब होगा 1931 में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यमुना। तो यानी कि कई बार प्रश्न आता है यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है ना, तो ये दिल्ली शहर किस नदी किनारे? आपके यमुना किनारे। कोलकाता की अगर बात की जाए तो किस नदी किनारे है? उगली के किनारे, आपको ध्यान देना। और मुंबई की बात की जाए तो याद रखना ये नदी के किनारे नहीं है, ये एक द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। उस द्वीप का नाम आता है सालसेट। तो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो ये गोमती नदी के किनारे, जिसको उत्तर वैदिक सभ्यता में गोमल नदी के नाम से जानते थे दोस्तों, ध्यान देना। अगले प्रश्न को क्या दिया गया? देखिए अच्छा प्रश्न है। गदर आंदोलन पार्टी का मुख्यालय कहां है? गदर पार्टी यानी कि गदर आंदोलन पार्टी का मुख्यालय कहां पड़ता है? आपने कई बार सुना होगा कि गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये 1913 में 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लाला हरदयाल शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है गदर पार्टी की दोस्तों। और गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में पड़ता है दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को आपको ध्यान देना है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट है। यूएसए की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे याद रखना यूएसए की जो कैपिटल है, कैपिटल की अगर बात आती है दोस्तों, वो आपका जवाब रहेगा वाशिंगटन डीसी आपका जवाब रहेगा। और वाशिंगटन डीसी में आपको ध्यान देना है WTO और WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी, आपको ध्यान देना है। और यूएसए में अगर हम बात करें तो एक शहर पड़ता है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर दोस्तों? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो आपका जवाब होगा हडसन नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों? हडसन। और न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके कौन से हेडक्वार्टर का नाम पड़ता है? तो आपका जवाब होगा सर यहां पे यूएनओ संगठन का हेडक्वार्टर है। और यूएनओ संगठन की अधिकारिता भाषा कितनी दोस्तों? 6 भाषा है। और यूएनओ संगठन के कुल देशों की संख्या कितनी? 193 है या 193 अधिक है? फटाफट से सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार है भाई साहब। आगे देखिए, अलविदा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अलविदा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? बहुत ही लेटेस्ट व शानदार क्वेश्चन। आपने राष्ट्रीय उद्यान या जलीय जीव के बारे में पढ़ा हो तो ओल्वी रीड कछुए के संबंधित है दोस्तों। यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपके ओल्विड रीड कछुआ। आपके गंगा डॉल्फिन आपको याद रखना, यह एक जलीय जीव है। ये क्या है? जलीय जीव है। और इस जलीय जीव को भारत में यानी कि इसको क्या मान्यता दी गई है? राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता दी गई है। जलीय जीव। और आपसे अगर बात आती है कि ये जो डॉल्फिन होते हैं दोस्तों, इसे यानी कि पूर्णतः क्या होते हैं दोस्तों? अंध होते हैं, यानी कि अंधे होते हैं पूर्णतः, यानी कि आपके सूंघने की दृष्टि से अपना मार्ग का पता करते हैं। जो आपके सिंधु नदी हो गया, आपके गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान देने। बाघ की अगर बात की जाए तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और इस राष्ट्रीय पशु की जो घोषणा की गई है, कब की गई? 1972 और 1973 के तहत आपके बाघ को याद रखना है। और 1973 में पहली बार एक बाघ परियोजना चलाई गई, बाघ प्रोजेक्ट चला गया। तो बाघ जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट, ये कब चलाया गया? 1973 में। आज बाघों की संख्या अगर देखी जाए तो भारत में याद रखना 2967 बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों बाघों में अभी जो आपके नामीबिया यानी कि दक्षिण अफ्रीका से कितने जो चीते हैं या चीती हैं, उनको कौन से नेशनल पार्क में नरेंद्र मोदी के द्वारा लाकर छोड़ा गया और उनमें से कितने आपके मर चुके दोस्तों? क्लाइमेट भी जरूरी है मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध जो कि एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, यानी कि बहुत ठोस है, ग्रेविटी फोर्स को भी झेल लेगा ये बांध, यानी कि टूटेगा नहीं बांध। ये प्रश्न क्या पूछा है कि इंदिरा
सागर बांध जो कि एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए किस राज्य में ये स्थित है भाई। किस राज्य में यह स्थित है दोस्तों? इंदिरा सागर बांध जो एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश। कहां पे भैया? मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से कमेंट करें भाई साहब। हाँ, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर यह स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश की दो चार बातें और बता देता हूं आपको, अक्सर एग्जाम में पूछ ले तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है टाइगर स्टेट, और इसी को कहा जाता है आपके सोया प्रदेश। और सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं भारत में, सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जैसे पेच हो गया, कान्हा, माधव, पादव, ठीक ना, तो ये सारे कहां पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया कब किया गया? तो ध्यान देना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। और जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? तो आपका जवाब रहेगा राजस्थान। लेकिन पहले कौन होता था? मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक दालें कहां होती हैं? दालें, तो दालों में आपका राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल का जो नाम है दोस्तों, कैपिटल की अगर मैं बात कर लूं कैपिटल, तो उसका नाम आता है भोपाल। और याद रखना दोस्तों, भोपाल की अगर बात की जाए ना, भोपाल, याद रखना दोस्तों, भोपाल में क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है दोस्तों? भोपाल में, याद रखना। और भोपाल किस नदी के किनारे? यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी के किनारे ये पड़ता है। आपको कौन सा? भोपाल आपका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, निम्न में से कौन सी फसल करनाल बट यानी कि करनाल बट रोग से संबंधित है? अब आपने देखा होगा कि फसलों में भी रोग होते हैं, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे दोस्तों। फसलों में जो रोग होते हैं उनमें से एक नाम दिया गया करनाल बट, किस रोग से संबंधित है दोस्तों? तो करनाल बट रोग का जो संबंध है दोस्तों, क्या वो बाजरा से है, मटर से, आपके गेहूं से या चावल से? ध्यान देना, करनाल जो बटल है दोस्तों ये आपके गेहूं से आपसे रिलेटेड है। गेहूं के बारे में दो बातें सुनना भाई। गेहूं की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी रबी की प्रमुख फसल, तो रबी की प्रमुख, या इसका प्रश्न आता है मुख्य फसल, तो रबी की मुख्य फसल कौन सी है आपके? तो आप बोलोगे सर गेहूं। लेकिन भारत की प्रमुख या मुख्य फसल आ जाए, भारत की प्रमुख या मुख्य जो फसल है दोस्तों, वो आपको ध्यान देना है, मुख्य जो फसल है मेरे भाई वह आपका राइट उत्तर होगा चावल। क्या होगा दोस्तों? चावल। अच्छी बातों को नोट करते चलना। लेकिन अगर मैं बात करूं चावल के ध्यान देना, ये भारत की प्रमुख तो फसल है, साथ साथ में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो खरीफ की जो प्रमुख फसल है दोस्तों उसे चावल या धान के नाम से जानते हैं। और भारत में धान सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन की अगर बात आ जाए दोस्तों, ये सर्वाधिक कहां होता है? तो आपका जवाब होगा सर ये यूपी में होता है। कहां होता है? यूपी में। अगर गेहूं की अगर मैं बात करूं, ये विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है? विश्व में। तो विश्व में इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, ये चीन में सबसे ज्यादा होता है। कहां होता है दोस्तों? चीन हो गया। उसके बाद में आपके भारत या यूएसए? भारत। और तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? आपके यूएसए। कौन है दोस्तों? यूएसए। आपको ध्यान देना। अगर मैं बात करूं गेहूं के लिए जो उपयुक्त मृदा की बात आती है कि यानी कि इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो आपको ध्यान देना, इसके लिए जैसे खादर हो गई, खादर ऑप्शन ना हो तो आपको मिलेगा दोमट कछारी मिट्टी, या नाम मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी। क्या मिलेगा दोस्तों? जलोढ़ मृदा, जो भारत में ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। तो राइट उत्तर यहां पे हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या गेहूं। तो बाजरा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये खरीफ की फसल है। कैसी? ये खरीफ की फसल है। मटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये रबी की फसल है। चावल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये खरीफ की फसल है। ये ध्यान देना। और अगर एक पर्सन आपसे पूछ दे कि सर कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम बताइए। कपास, तो कपास के लिए दोस्तों याद रखना, कपास के लिए जो मृदा की अगर बात की जाती है तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाते हैं। और कपास का जो उत्पादन है दोस्तों, ये सर्वाधिक कहां होता है? ये चीन में होता है। चीन के बाद में ये यूएसए में होता है। यूएसए के बाद में ये भारत में होता है दोस्तों। ये ध्यान देना। और भारत की वह कौन सी फसल है जिसका आयात व निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर होगा कपास। यानी कि सर्वाधिक
सर्वाधिक आयात प्लस में सर्वाधिक निर्यात किस फसल का होता है दोस्तों? कपास। कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली। और भारत में जो सर्वाधिक जो कपास होती है दोस्तों, किस राज्य में ज्यादा होती है? गुजरात। और गुजरात के बाद में ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। और कपास एक नकदी फसल है, वैसे कपास एक रेशेदार फसल है, जैसे गेहूं एक खाद्यान्न फसल है दोस्तों। तो यहां पे राइट उत्तर आपके क्या हो जाएगा? गेहूं आपका राइट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब बनाया था? देखो दिवस से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। दिवस में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वह याद रखना, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर का जो आता है उसको बोलते हैं यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस है दोस्तों, वो कब आता है? आप बोलोगे सर 10 दिसंबर को। अगर कोई विद्यार्थी छूट जाता है इस क्लास को लेने के बाद में, तो वो इस क्लास की जो स्पीड है, इस क्लास की जो स्पीड है दोस्तों, स्पीड को आप या तो 1.5 कर लेना या 2x कर लेना दोस्तों, यानी कि 2 गुना या 1.5 गुना करके जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करना, क्योंकि 5000 की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगामी भर्ती जो भी आप तैयारी करोगे उसके लिए तो ये मानना रामबाण सिद्ध होगी। और मैं दावा देता हूं दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? PYQ क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको लगाने होते हैं दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन अलग अलग भर्तियों में पुटअप होते हैं, ये ध्यान देना। तो विश्व यानी कि प्रेस दिवस जो बनाया था दोस्तों, ये 3 मई को बनाया था। कब बनाया था? 3 मई इसका राइट उत्तर होगा। ध्यान सुनना दोस्तों, 1 मई की अगर बात आ जाए तो दोस्तों ध्यान देना, इसे श्रमिक दिवस के रूप में मनाया था। श्रमिक दिवस आपके कब आता है? 1 दिसंबर, आपको ध्यान देना 1 मई को। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 मई को, 21 मई की अगर बात आ जाए तो याद रखना आतंकवादी विरोधी दिवस। आतंकवादी विरोधी दिवस आपके कब आता है? 21 मई को। अगर मैं बात करूं आपके 8 मई की, तो 8 मई को ध्यान देना, यहां आता है आपके रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो कब आता है? 8 मई को। और वह वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके, ध्यान देना, 31 मई को। 31 मई को आता है आपके तंबाकू निषेध दिवस। और तंबाकू के बारे में तो अच्छा पढ़ा होगा आपने कि तंबाकू के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके 29 मई को, तो 29 मई को ध्यान देना दोस्तों, आपका आता है माउंट एवरेस्ट डे आपका। तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब आता है? आपके 29 मई 1953 को एडम हिलरी के द्वारा माउंट एवरेस्ट की फतेह हासिल की थी 8848 मीटर की हाइट पे चढ़कर। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपकी ऑप्शन संख्या सी। 2-4 बातें और सुनना मेरी बात। जैसे कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि विश्व एड्स दिवस, यानी कि विश्व एड्स दिवस कब आता है? तो आपको ध्यान देना कि दोस्तों 1 दिसंबर को। आपसे पूछ लेगा कि प्रवासी दिवस कब आता है? प्रवासी दिवस की अगर बात आ जाए तो ध्यान देना दोस्तों, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके, यानी कि जून, और जून कौन सा? 5 जून। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? पर्यावरण दिवस। कौन सा होगा दोस्तों? पर्यावरण दिवस। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके 11 जुलाई, क्या दोस्तों? 11 जुलाई, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना, विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है? 11 जुलाई को। वहीं पे आप अगर मैं बात करूं 15 जनवरी, तो आपको ध्यान देना थल सेना दिवस। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 8 अक्टूबर, तो आपका जवाब हो जाएगा वायुसेना। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को आपका आता है नेवी, यानी कि नौसेना दिवस आपका बिल्कुल राइट। तो इसी प्रकार के दिवसों से रिलेटेड भाई अपन क्लास भी बनाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनह को खाने का दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? अब देखो हॉकी से संबंधित यानी कि जो कप, ट्रॉफी या सम्मान दिया जाता है उससे रिलेटेड पूछ रहा है। हॉकी के बारे में 2 बातें याद रखना। सन 1928 में ओलंपिक में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया। 1928 में ओलंपिक को पहली बार शामिल किया गया। मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में 1928, 1932, 1936 में हॉकी में लगातार 3 बार मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में इसे क्या दिलवाया गया भाई? स्वर्ण पदक दिलाया गया। भाई साहब आप हॉकी को बाद में बताया जाता है कि 36 की बात है या 32 की बात है, मेजर ध्यानचंद ने बोल दिया था मैच को रोक दो, कहीं दिक्कत है। गोल जो होता है उसमें डिस्टेंस मिला, इतना माइंडेड खोपड़ी देख लो, गोल नहीं हो रहा, कारण क्या है? बोल रहा मैच को रोका जाए, दिमाग भाई।
मेजर ध्यानचंद ने 1928 में सबसे पहले ओलंपिक में भारत को क्या दिलवाया था, गोल्ड मेडल। और सबसे लास्ट में जो गोल्ड मेडल मिला है हॉकी टीम को वो किस वर्ष मिला है, 1980 में दोस्तों। तो ओलंपिक खेल के बारे में और हॉकी के बारे में तो आएगा, क्योंकि हॉकी हमारा क्या बनता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल की इसको मान्यता दी गई है, हालांकि हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देना। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों हॉकी के जादूगर कौन है, जादूगर की अगर बात की जाए तो आपका राइट उत्तर होगा मेजर, क्या नाम होगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद। आपको ध्यान देना, हॉकी का जो सबसे पुराना जो कप है दोस्तों, या प्रतियोगिता दी जाती है तो आपके बेटन कप से दी जाती है। हॉकी से रिलेटेड 2-3 कप और आपको नाम याद रखने हैं, जैसे एक नाम आएगा आपके सामने रंगा स्वामी। तो रंगा स्वामी की अगर बात आ जाए दोस्तों तो ये किस में दिया जाता है, रंगा स्वामी। और एक आपके मेजर ध्यानचंद है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पारित, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ध्यान देना है दोस्तों, जब आपके दांडी मार्च यात्रा। तो दांडी मार्च जो यात्रा है दोस्तों, ये साबरमती, आपको ध्यान देना है। और ये कब शुरू हुई थी, 12 मार्च को। कब हुई थी दोस्तों, 12 मार्च 1930 में। और इस यात्रा ने अपनी यात्रा पूरी की थी, दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को। और अगले ही दिन बताते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया, नमक कानून। तो नमक कानून कब तोड़ा गया दोस्तों, 6 अप्रैल 1930। और इसी दिन से आपके कौन सा आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया, जेल में ले गए। और बताते इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो बरकरार किया था वो किसने किया था, खान अब्दुल गफार ने, खान अब्दुल गफार, जिसे सीमांत गांधी या फर्टियर गांधी के नाम से जानता है, जिसे सन 1987 में भारत रत्न भी दिया गया था दोस्तों। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, टाइम नहीं है इतना बताने का, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह आपके 1930। और कब दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को आपको ध्यान देना। लेकिन 1917 में होता है आपके चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। और कहां से हुआ था दोस्तों, ये बिहार से। और किसने किया था, गांधी जी। तो गांधी जी का भारत में होने वाला पहला चंपारण सत्याग्रह, ध्यान देना, पहला सत्याग्रह भारत में, तो चंपारण आपका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न दिया गया दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। कंचनजंगा जो आपके बायोस्फीयर यानी कि रिजर्व क्षेत्र है, या आप बोल सकते हो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, ये कंचनजंगा कहां पड़ता है, तो सभी को पता है सर, कंचनजंगा एक क्या है, पर्वत शिखर है। क्या एक पर्वत शिखर है। और ये पर्वत शिखर ऐसा पर्वत शिखर है जिसे दुनिया का तीसरा ऊंचा बोलते हैं। कैसा, तीसरा ऊंचा। लेकिन भारत का पूछे तो भारत का दूसरा, लेकिन भारत में पहला। तो भारत में पहला क्यों बन जाता है, जो K2 है ना दोस्तों, वैसे वो भारत की ऊंची है, K2 POK के पास है। और POK के ऊपर अभी 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि LOC को क्रॉस करके थल सेना POK के अंदर प्रवेश कर रही है। और आने वाले कुछ दिनों में POK की अपने को गुड न्यूज मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, सिक्किम के बारे में 2 बातें याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो स्टेट है या राज्य है उसका नाम क्या है आपके, सिक्किम की अगर बात की जाए दोस्तों, याद रखना, सिक्किम में एक झेले पला जो दर्रा है दोस्तों, और एक प्लस में नाथुल्ला दर्रा, ये कहां पड़ते हैं आपके सिक्किम में। सिक्किम की अगर बात आ जाए दोस्तों, आपको याद रखना है, एक तो ये चीन से घिरा हुआ है, एक आपकी ये नेपाल से घिरा हुआ है, और एक आपको ध्यान देना ये भूटान से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है ये आपके, 3 देशों से घिरा है। सिक्किम को भारत का जो राज्य घोषित किया गया था दोस्तों, ये कब घोषित किया गया, आपको ध्यान देना है, 35वां और आपके 36वां संविधान संशोधन के तहत सन 1975 में। 17 मई है या 16 मई, एक तारीख देख लेना, वैसे 17
1975 में से भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य दोस्तों? 22वां राज्य बनाया गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रामायण के अनुसार, यानी कि दूसरा इसका नाम रचनाकार या रत्नाकार किस नाम से जानता है? तो आपको सभी को पता है रामायण किसके द्वारा लिखी दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। दो बातें याद रखना, अगर आपसे बोल दे कि रामचरित्र मानस, रामचरित्र जो मानस है ये किसकी रचना है? तो आप क्या बताओगे? तुलसीदास की। किसकी रचना है ये? तुलसीदास की। और प्रश्न आ जाए आपके कि महाभारत, तो महाभारत जो रचना है दोस्तों ये किसकी है? वेद व्यास की। किसकी है दोस्तों? ये वेद व्यास की। ये कई बार अक्सर एग्जाम में पूछ ले आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि आपका जवाब रहेगा। गौतम महात्मा बुद्ध की बात कर रहा है यहाँ पे। भारततन की शुरुआत किस वर्ष में की गई दोस्तों? भारततन की जो शुरुआत है दोस्तों ये किस वर्ष में की गई? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है। फोड़ डालो प्रश्न को दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई साहब। क्या प्रश्न दिया गया है? भारततन की शुरुआत कब की गई दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें भाई, भारततन की शुरुआत कब की गई दोस्तों? लगा डालो प्रश्न को, किस तारीख को भारततन की शुरुआत की गई? भारततन की शुरुआत किस वर्ष की गई दोस्तों? फोड़ डालो प्रश्न को, अब आएगा मजा भाई। अब आपको लगेगा कि वाकई में हम बहुत बढ़िया चीजें पढ़ रहे हैं सर आपके साथ रहकर। तो सभी से निवेदन है सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी क्या करो भाई। हाँ, और आपकी परीक्षा से रिलेटेड ही क्लास है दोस्तों, और 5000 की सीरीज है भाई साहब, 5000 की सीरीज। 5000 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते भाई। कोई भी आपको किताब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इन सीरीज से निकल जाओगे आप, ये सब कुछ पढ़ लोगे तो भाई पेपर में सारे के सारे फंसेंगे। तो माफी चाहता हूं, पानी पीने लग गया था। भारततन की जो शुरुआत है दोस्तों ये ध्यान देना, इस भारततन की जो शुरुआत होती है दोस्तों ये 2 जनवरी सन 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको ध्यान देना सन 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया दोस्तों? 3 व्यक्ति को। एक आता है सी गोपालाचार्य, ध्यान देना। और एक आता आपके सीवी रमन को, और एक आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधा किशन को दिया गया दोस्तों, ये आपको ध्यान देना। और भारतरत्न की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें कोई नगद राशि नहीं मिलती, इसमें आपके फर्स्ट क्लास की टिकट हो गई, जेड सिक्योरिटी मिलती है, और लोकसभा राज्यसभा की सदन या बैठक में आप उपस्थित हो सकते हो। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1954 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन भारतरत्न मरणोपरांत भी दिया जाता है दोस्तों, मरणोपरांत भी मिलता है, मरणोपरांत भी दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, मरणोपरांत की जो शुरुआत की गई, ये की गई भाई आपके सन 1955 में। सन 1955 में इसकी शुरुआत की गई, किसकी? मरणोपरांत भारतरत्न की। और मरणोपरांत भारतरत्न में सबसे पहले जो मिला, मरणोपरांत में सबसे पहले जो मिला दोस्तों, वह याद रखना लाल बहादुर शास्त्री को। किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को ये दिया गया दोस्तों। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए, बिल्कुल इसका राइट उत्तर है दोस्तों। देखो आपके 1954 में ही याद रखना दोस्तों, भारत रत्न की स्थापना की जाती है, एक तो भारत रत्न की, और इसी के अंदर आता है पद्म विभूषण की शुरुआत, और आपके पद्म भूषण की शुरुआत आपको भी ध्यान देनी है, और पद्म श्री। ये भारत के चार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि ये सर्वोच्च क्या है? नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च कौन सा है? भारत रत्न है दोस्तों, ये ध्यान देना। और भारत रत्न में अगर आपसे बोल दे कि कितने विदेशियों को मिला है, भारत रत्न कितने विदेशियों को मिला है? कितने विदेशियों को मिला है? विदेशियों को। तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? ये 2 विदेशियों को मिला है। एक तो आपके खान, अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, फाइटियर गांधी के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो व्यक्ति है उसे नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं, मंडेला के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के 1994 में असवैध राष्ट्रपति बने। और इन्हें जो भारत रत्न मिला था दोस्तों, इन्हें आपके 1987 में। कितनी भी बातें पूछ लो दोस्तों, अंत नहीं होता, क्योंकि बातों का ये दिमाग एक पिटारा बन चुका है, एक ATM मशीन बन चुकी है। आप यानी कि शेयर करो और उत्तर ही उत्तर पाओ दोस्तों, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए। प्रतिवर्ष ड्रग्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो ड्रग्स दिवस है ये दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों लाजवाब है, शानदार प्रश्न है। प्रतिवर्ष जो ड्रग्स दिवस है, दिवसों से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों इसका 26 जून को प्रतिवर्ष ड्रग्स दिवस मनाया जाता है। जून से रिलेटेड आपको 3 दिवस याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है 21 जून, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो योगा दिवस है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये सन 2015 में की गई। कब की गई दोस्तों? 2015 में शुरुआत की गई भारत की ओर से ही। और ध्यान देना आपको 21 जून के बाद में एक याद रखना 5 जून। 5 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वह आपका बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपका राइट उत्तर होगा। और आपके जून में ही आपको याद रखना है दोस्तों 1 जून को बनाया जाता आपके विश्व दुग्ध दिवस। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा 1 जून को दोस्तों। ये इंपोर्टेंट ही आपको मैंने बताया, और भी इंपोर्टेंट बनते हैं 2-4 और देख लो। जैसे कई बार आपसे अक्सर पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो आपका जवाब होगा 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आपके बालिका दिवस कब आता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? तो आपका जवाब होगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि पराक्रम दिवस कब आता है? पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर है। ये प्रतिवर्ष 2021 से इसको शुरुआत किया गया और इसकी जो डेट है वो 23 जनवरी को इसे बनाया जाता है। और एक और याद रख लो दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस आता है जिस दिन हम एलिफेंट डे और आपके यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में बनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त इसका बिल्कुल राइट। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगह आपको बोल दे कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल यूथ डे कब आता है? युवा दिवस, तो आपका जवाब होगा 12 जनवरी को। कब दोस्तों? 12 जनवरी को। बहुत ज्यादा है दोस्तों और क्वेश्चन भी बहुत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? अभी जस्ट बताया। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब बनाया जाता है दोस्तों? आपका राइट उत्तर होगा आपके 5 जून को। और एक को आपको याद रखना है एड्स दिवस के बारे में। क्या? एड्स दिवस, ठीक ना। तो एड्स दिवस का यानी कि एड्स से संबंधित जो जांच की जाती है यानी कि संपूर्ण जांच को क्या बोलते हैं? एलिसा बोला जाता होगा, एलिसा। तो यानी कि जो एलिसा जो रिपोर्ट या जांच है वो किससे संबंधित? आपके एड्स से। ये थोड़ा ध्यान देना। और 1 मई को जो आता है उसको हम बोलते हैं लेबर यानी कि श्रम दिवस। क्या बोला जाता है? श्रम, मजदूर, श्रमिक या लेबर डे इसी को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए, दिवस के रिलेटेड बहुत हो जाएंगे प्रश्न। या देखिए 115 सॉरी प्रश्न संख्या बोल दिया क्या मैंने? देखिए कि इनमें से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है दोस्तों? हवा के देश के रूप में आता है, यानी कि पवन चक्कियों का ज्यादा प्रकोप होगा। वैसे पवन चक्कियों का जो देश है दोस्तों वो सुन लो, पवन चक्कियों का देश। पवन चक्कियों का जो देश था दोस्तों उसे कहा जाता है आपके नीदरलैंड। और वहीं पे अगर मैं बात करूं हवा का जो देश कहा जाता है दोस्तों ये आपके डेनमार्क है। और डेनमार्क की एक बात याद रखना कि जो डेनमार्क है दोस्तों उसके पास ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड। आपने सुना होगा कि सर ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो किसके अधीन है या उसके ऊपर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। ये थोड़ा सा याद रखना। पुर्तगाल के बारे में कई बार प्रश्न बने हैं कि सर जो पुर्तगाल में अगर देखा जाए तो एक पहला पुर्तगाली भारत में आता है जिसका नाम क्या था? वास्कोडी गामा। तो वास्कोडी गामा जो भारत है दोस्तों ये ध्यान देना आपके 22 मई नहीं 20 मई आपके 1498 में। और ये कहां पे आया था दोस्तों? कालीकट तट, यानी कि आप बोल सकते हो कि केरल के तट, यानी कि तो सबसे पहले भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी, समुद्री मार्ग की जो खोज वो किसके द्वारा की गई? वास्कोडी गामा। और वास्कोडी गामा बताते हैं कहां का है दोस्तों? पुर्तगाल का। और पुर्तगाल ये क्षेत्र कहां का है? ये यूरोपीय कंपनियां सारे यानी कि यूरोप के क्षेत्र है। पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद में डच आते हैं, उसके बाद में आपके अंग्रेज आते हैं, फिर आपके स्पेनिश हो गए, फिर आपके कौन आते हैं भाई साहब? फटाफट से कमेंट करें। हाँ, फिर हमारे गुरुजी बोल रहे हैं जो मैथ के एक्सपर्ट गुरुजी हैं, उन मैथ के एक्सपर्ट गुरुजी का जो नाम है दोस्तों उनका नाम है बलवंत सर। और ये बलवंत सर बहुत ही दयालु है क्योंकि इन्होंने आज मुझे ही दयालु कैसे है? क्योंकि आज इन्होंने मुझे 100 रुपये भेंट किए दोस्तों, 100 रुपये भेंट किए और बोले कि गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो।
तो बलवंत सर का तहे दिल से धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या दिया गया है, वर्ड प्रोसेसर, जावा, विजुअल बेसिक और रैम। देखो जो ये रैम दिया गया है ये एक हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर, ये एक हार्डवेयर हो गया दोस्तों। और विजुअल बेसिक दिया गया है दोस्तों, ये आपका एक भाषा और जावा की भाषा, लेकिन यहां एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो वर्ड प्रोसेस याद रखना आपको दोस्तों, प्रोसेसर आपका राइट उत्तर होगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि रैम, रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जबकि रोम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी का कार्य की जाती है, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या होता है, रीड करना उसको। हाँ, परमानेंट आपके रोम होती है गुरुजी, या रैंडम एक्सेस होती है, हाँ रैंडम एक्सेस होती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है, यानी कि यूनेस्को की सूची में भारत का वह कौन सा स्थल है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में यानी कि विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया। यूनेस्को के बारे में कई बार प्रश्न आता है, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे, फटाफट से कमेंट करें, लंदन में है या आपके पेरिस में है भाई साहब। अब देखते हैं कितने बच्चे आप पढ़ते हो, पेरिस, पेरिस बताइए फटाफट से। एक बात क्या दी गई है कि आपके जो विश्व धरोहर में आपके 40 क्षेत्रों में से अगर देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया ये शामिल नहीं है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पड़ती है, तो आपका जवाब क्या होगा, मुंबई में। कहां पड़ती है, मुंबई में। तो जॉर्ज पंचम और उसकी मैडम कौन थी, मैडम मेरी के उद्घाटन में गेटवे ऑफ इंडिया, इसे क्या बोला जाता है, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को प्रवेश द्वार। अगले प्रश्न को देखिए, आज मच्छर कहां से आ गए, 2-4 मच्छरों काट लिया भाई, इतना ही मैं मोटा हूं, इतना ही मेरे अंदर पावर, ये ले जाएंगे मच्छर एक दिन। एटलस पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में है, एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है दोस्तों, एटलस पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में। एशिया की अगर बात आ जाए तो दोस्तों ध्यान देना, एक आपको अरावली, अरावली, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि अरावली कैसा है तो आपको बताना है विश्व का सबसे प्राचीन, प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व का सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों उसका नाम क्या है, अरावली। और वहीं पे आ जाए आपके हिमालय, तो हिमालय भी किसका हिस्सा है, हिमालय तो भी बोलोगे एशिया। और इसका भी अपोजिट कर देना, ये प्राचीन है तो ये क्या हो जाएगा, नवीनतम, तो नवीनतम। तो विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, हिमालय। लेकिन इसने पूछा एटलस की बात आ जाए तो एटलस पड़ता है दोस्तों अफ्रीका में। ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि है यहाँ पे एटलस के बाद एक आपको याद रखना है एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की लंबी है, विश्व की लंबी है और प्लस में विश्व की बड़ी है। तो विश्व की लंबी और बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, आपको ध्यान देना है एंडीज। लेकिन एक आपने रॉकीज नाम करके पर्वत सुना होगा, रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये पड़ती है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी विशेष बात क्या है, ये विश्व की सर ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाए तो ध्यान देना आपको रॉकीज। लेकिन आपने एंडीज के बारे में एक सुना होगा कि सर एंडीज पर्वत श्रृंखला पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है टीटीकाका झील। क्या नाम है, टीटीकाका झील। और इसकी विशेष बात क्या है कि ये सर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, खारे पानी की पूछे ऊंचाई वाली खारे तो याद रखना पेंगना झील, पेगांग झील, पेगांग झील। और ये पेगांग झील कहां पड़ती है, ये लद्दाख में पड़ती है दोस्तों। कहां पड़ती है, लद्दाख में। आपको ध्यान देना लद्दाख का पठार जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार में से गिना जाता है। वैसे दुनिया का ऊंचा पठार कौन सा था दोस्तों, तब आप पामीर का पठार बता सकते हो, लेकिन बात का पूछे तो आपको लद्दाख। मैं भी कभी कभार गलती कर देता हूं बोलने में, थोड़ा आप बातों को पकड़ना सीखे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। देखो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से कई बार प्रश्न आता है। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है दोस्तों। फटाफट से प्रश्न को फोड़ डालो भाई, फटाफट से प्रश्न को फोड़ डालो। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये भारत के किस राज्य में पड़ता है, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात की जाए तो दोस्तों तो राष्ट्रीय उद्यानों को जो मान्यता दी गई थी ये भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और यह अधिनियम कब बना था, 1972। तो याद रखना 1972 से पूर्व
पूर्व जो नेशनल पार्क थे देश में ये टोटल 5 होते थे, लेकिन आज वर्तमान में अगर देखा जाए कि वर्तमान में जो नेशनल पार्क है दोस्तों ये आपके देश में 106 हैं। कितने हैं दोस्तों? 106। और इस नेशनल पार्क में अगर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इनमें जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो किस राज्य में है? तो आपका जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन जो पंजाब राज्य है दोस्तों, याद रखना यहां पे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों। लेकिन जो आपसे क्या पूछा है, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये भारत के उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? उड़ीसा। एक बात बताना चाहता हूं आपको, कई बार अक्सर पूछा जाता है उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था दोस्तों। कई बार आता है ना उड़ीसा का प्राचीन नाम, या आपसे बोल देगा असम का प्राचीन नाम। असम का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, ये बीच बीच में क्या रहा है, टेक्निकल ध्यान दीजिए, ये असम का प्राचीन नाम था कामरूप। लेकिन यहां प्रश्न दिया गया आपके उड़ीसा का प्राचीन नाम, तो याद रखना आपको भाई साहब कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। आपको ध्यान देना। वहीं पे आपसे पूछ सकता है भाई आपके जो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, तो वो आपको ध्यान देना है, अरुणाचल वो आपका था नेफा। क्या नाम था? नेफा। लेकिन सिलोन किसका प्राचीन नाम था? सिलोन प्राचीन नाम किसका था? फटाफट से सारे कमेंट करके बताओगे सिलोन किसका प्राचीन नाम है। तो अगले प्रश्न पे देखता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न पे क्या दिया गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। अब हमें क्या लेना भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा, इलाज थोड़ी है। अब पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के बारे में तो आप जब पड़ोस में आपके कोई लड़की या कोई लड़का रहता है, जब उसकी आप पूरी डिटेल रखते हो तो यहाँ पे देशों के बारे में तो डिटेल रखना। एक तो बात बांग्लादेश का पूर्व, इसके जो पूर्व नाम थे वो ध्यान रखिए। बांग्लादेश का जो पूर्व नाम था दोस्तों, पहले याद रखिए आप 1905 से पूर्व, 1905 से जो पूर्व इसका नाम था इसे बोलते थे संयुक्त बंगाल। क्या बोलते थे दोस्तों? संयुक्त बंगाल कहा जाता था, संयुक्त बंगाल कहा जाता था। लेकिन 1905 में जब इसका विभाजन कर दिया तो सन 1905 से लेकर 1911 के बीच में इसका नाम पड़ गया बंगाल। क्या नाम पड़ गया दोस्तों? बंगाल नाम पड़ जाता है। और बाद में 1911 से भी इसका नाम क्या पड़ा? बंगाल पड़ा। लेकिन इसे पूर्वी बंगाल माफी चाहता हूं, इसे नाम दे दिया गया आपके पूर्वी बंगाल या बंगाल, याद रखना। और 1947 से इसका नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम पड़ गया? क्या आ जाता है, ये नेटवर्क इशू है, पाक पड़ गया नाम। लेकिन बाद में सन 1971 में इसका नाम क्या दे दिया गया? बांग्लादेश। क्योंकि 1971 में हमारे देश में जब दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था तब इसको स्वतंत्र करवा दिया गया। 26 मार्च को इसका दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहां पे दो बातें और सीखना, बांग्लादेश की संसद का नाम कई बार पूछता है। बांग्लादेश की जो संसद है दोस्तों उसे बोला जाता है जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद, जातीय संसद। और बांग्लादेश की मुद्रा का जो नाम है दोस्तों, इस मुद्रा को कहा जाता है टका। क्या बोलते हैं दोस्तों? टका। और एक याद रखना दोस्तों, बांग्लादेश की कैपिटल का जो नाम है, कैपिटल का जो नाम है दोस्तों उसका नाम क्या है? टका या ढाका? तो ध्यान देना दोस्तों, ढाका। और बांग्लादेश के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक शून्य का कार्य होता है, यानी कि उसे कहा जाता है आपके जेड लाइन यानी कि जीरो लाइन। तो जीरो लाइन किन दो क्षेत्रों के बीच है? तो आप बोलोगे बांग्लादेश और त्रिपुरा। तो यहाँ का जो राइट उत्तर है वो काली सुइया नाम की एक चिड़िया है, उसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। और एक दो बातें और बताना चाहता हूं दोस्तों आपको। अगर आपसे बोल दे भारत का सबसे पूर्वी देश, भारत का सबसे पूर्वी देश, तो भारत का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? पड़ोसी देश। तो आपका जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? बांग्लादेश। तो भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। अगले प्रश्न को देखें, थोड़ा सा जुकाम की शिकायत हो रही है, एसी ज्यादा चल रहा है। होजागिरी किस राज्य से जुड़ा हुआ है? होजागिरी एक लोक नृत्य है दोस्तों, ये लोक नृत्यों ने खा लिया, बहुत लोक नृत्य है। जैसे एग्जांपल फॉर आपको मैं कई सारे बताता हूं। एक तो आपसे बोल देगा एक मटकी नृत्य, तो मटकी नृत्य याद रखना दोस्तों एमपी का। किसका है? एमपी का। एक आपको नाम दे देगा जैसे कजरी नृत्य, ये कहां का है दोस्तों? ये आपका यूपी का। कहां का है? यूपी का। एक नृत्य दे देगा नौटंकी, या प्लस में दे देगा रासलीला। जब रासलीला करोगे तो नौटंकी तो कर रहे हो आप। ये कहां का है दोस्तों? यूपी का। कहां का है? यूपी का। एक नृत्य दे देगा आपको घूमर जो नृत्य दिया जाएगा ये कहां का है दोस्तों? राजस्थान का। एक नृत्य आपको दे देगा मुखोटा नृत्य, तो मुखोटा देखा होगा, जो नकाब यानी कि
अलग चेहरे बना बना के डांस करते हैं। ये अरुणाचल का है। कहाँ का दोस्तों? अरुणाचल का। और अरुणाचल के अंदर ही याद रखना दोस्तों, एक नृत्य क्या आता है, उसे युद्ध नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युद्ध नृत्य कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान देना। और भी सारे बहुत सारे लोक नृत्य है दोस्तों, दो चार और बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक आपके सामने दे देगा आपको डांडिया नृत्य, या आपको लावणी नृत्य याद रखना, लावणी। तो लावणी नृत्य दोस्तों ये कहां का है? महाराष्ट्र का, आपको ध्यान देना। और एक आपको देगा खोल नृत्य। क्या देगा दोस्तों? खोल। या आपको देगा आपको एक खोल मांडी, तो एक मांडी नाम का नृत्य भी है। तो ये दोनों कहां के दोस्तों? गोवा के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है जिसे हम चोग नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चोग नृत्य। ये चोग नृत्य कहां का है? नागालैंड का। कहां का है दोस्तों? नागालैंड का। एक नृत्य और बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है, छऊ नृत्य। वैसे छऊ नृत्य बिहार और झारखंड का, दोनों का है, बिहार और झारखंड का। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य बताना चाहता हूं जिसे हम बोलते हैं राउफ नृत्य। क्या बोलते हैं? राउफ नृत्य। ये जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य। अभी मैं आपको 50-60 और लिखा सकता हूं दोस्तों, 50-60 और लिखा सकता हूं। बलमत सर आपका ध्यान कहां है? आपका हीरो यहां है, क्या कर रहे हो? देखिए कौन सा? देखो हमारे गुरुजी ने बोला है कि जो सत्रिया नाम का एक डांस है दोस्तों, इसे 2014 में एक भारत का क्लासिकल डांस की संज्ञा दी गई। क्लासिकल डांस उसे बोलते हैं दोस्तों, एक जो शास्त्रीय नृत्य होता है, और ये भारत का सबसे क्लासिकल डांस यानी कि नवीन डांस है, और ये असम का है। और असम के अंदर एक जो फोल्क डांस किया जाता है उसको बोलते हैं बिहू। यानी आपने सुना होगा ना, बहु असम की अच्छी होती है, ऐसा बस याद करने के लिए बता रहा हूं, तो ये ध्यान देना गुरुजी। तो यहाँ का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? होजागिरी जो राज्य का है वो आपके त्रिपुरा। अब बोलो गुरुजी कहां से ले आते हो आप, ठीक ना? तो ये पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, कीर्तन आपके पश्चिम बंगाल का है। आगे देखिए क्या दिया गया, ये प्रश्न हमने पढ़ लिया, 2 बार दे दिया। हाँ, वदवाना आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? वदवाना जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है दोस्तों, ये कच्छ का रण, आपको ध्यान देना है। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके गुजरात। देखो जो आर्द्र भूमि जो साइट होती है, रामसर साइट, इनको आर्द्र भूमि, तो रामसर साइट। तो रामसर साइट में अगर देखा जाए तो ये रामसर साइट कहां से ली गई है? ईरान से, इराक से। तो आपका जवाब क्या रहेगा? इराक से। तो आर्द्र भूमि किसे बोलते हैं? जो नमी वाले या आपके नमी युक्त क्षेत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं दोस्तों। भारत में रामसर साइट में सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है ये पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट है, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसे आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, जिसमें जैव यानी कि अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है दोस्तों। तो वदवाना कहां का हो गया? आपके गुजरात। गुजरात के बारे में 2 बातें सुनना। एक तो गुजरात का गठन, तो गुजरात का गठन कब हुआ था दोस्तों? आपका जवाब रहेगा 1 मई को, 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया। गुजरात का प्राचीन नाम आपसे कई बार पूछता है कि सर गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो प्राचीन नाम होता था उससे हम बोलते थे सौराष्ट्र। क्या बोलते थे? सौराष्ट्र। आज वर्तमान में ये सौराष्ट्र है दोस्तों। ये गुजरात का क्या है दोस्तों? एक जिला है। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन। हाँ देखिए भाई फटाफट से। हाँ, तो आर्द्र भूमि का हो गया ना। तो अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? हाँ, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता थे उसका नाम बताना। उत्तर वैदिक काल, देखो वैदिक काल के बारे में बात की गई है, तो वैदिक काल का ध्यान से सुनना। वैदिक काल, तो वैदिक काल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वैदिक काल को 2 टाइम पीरियड में बांटा गया। एक तो पूर्व वैदिक, और पूर्व वैदिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पूर्व वैदिक को ही कहा जाता है आपके ऋग्वैदिक। क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक का जो समय था दोस्तों, ये 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर आपके ये 1000 बीसी, 1000 बीसी के मध्य का क्षेत्र है दोस्तों। और उसके बाद में, उसके बाद का जो क्षेत्र है उसे बोला गया उत्तर वैदिक। क्या बोला गया? उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक में अलग अलग देवताओं को उल्लेखित किया गया, जो एक बादल या मेघ गर्जन देवता है। उत्तर वैदिक काल का जो समय याद रखना दोस्तों, 1000 से लेकर आपके 600 बीसी का ये जो मध्यकाल है। और 600 बीसी के बाद में आपके धर्म आ जाता है, वो ध्यान देना। और उस धर्म को हम बौद्ध धर्म के नाम से बोलते हैं। तो इंद्र याद रखना आपको, इंद्र देवता। इंद्र देवता प्रकट हो जिए और क्या करवाइए दोस्तों? बारिश। तो बारिश के दौरान जो बादलों का गर्जन यानी कि मेघ गर्जन, गर्जन के साथ साथ जो लाइट वगैरह देखते हो, तो वो आप किस देवता को देख रहे हो? इंद्र देवता को। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत के किस राज्य में देश का सबसे तट यानी कि देश का सबसे बड़ा तटीय प्राकृतिक गैस का भंडार है? गैस का भंडार है दोस्तों। अच्छा प्रश्न लगाइए।
तो तटवर्ती पूछ रहा है दोस्तों। वैसे देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का जो भंडार है ना, सबसे बड़ा, सीधा सबसे बड़ा पूछ ले तो आपका राजस्थान बनता है। क्या बनता है दोस्तों? राजस्थान। लेकिन इसने क्या बोल दिया? तटीय बोल दिया। तो तटीय की अगर बात आ जाए तो दोस्तों आपको ध्यान देना तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में दो बातें आपको अच्छी अच्छी बताऊंगा। एक तो याद रखना, तमिलनाडु का जो प्राचीन नाम था उसे बोलते थे हम मद्रास। क्या बोलते थे? मद्रास। वही मद्रास जो आज वर्तमान में क्या कहलाता है? चेन्नई। और मद्रास और चेन्नई की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान देना कि जो तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है उसका नाम आज भी क्या है? मद्रास हाई कोर्ट है, लेकिन शहर का नाम चेन्नई कर दिया। चेन्नई में एक क्रिकेट स्टेडियम याद रखिए जो धोनी के लिए बहुत ही फेमस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चेपोक, यानी कि चेपक स्टेडियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यहां पे अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जो असम की बात की जाए तो पहली जो तेल रिफाइनरी वो कहां लगाई गई थी? डिगबोई असम, जो एशिया की पहली तेल रिफाइनरी थी 1901 के अंदर। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहां थी भाई साहब? आपके असम के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छी प्रश्न है। देखो पुस्तकों से रिलेटेड बहुत आता है। दो पुस्तकें आपसे मैं पूछना चाहता हूं। एक तो आपके सामने ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू जो पाकिस्तान पुस्तक है ये किसने लिखी? और एक पुस्तक आएगी दिल्ली। हाँ, दिल्ली की अगर बात आए तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? और एक पुस्तक आएगी माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ माई मिशन। तो माई लाइफ माई मिशन नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? और एक आएगी अनहैप्पी, अनहैप्पी, अनहैप्पी जो पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको ध्यान देना एक पुस्तक और याद रखिए भाई, हाफ, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो हाफ जो गर्लफ्रेंड नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? देखो ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रेन टू पाकिस्तान और दिल्ली नामक जो पुस्तक है दोनों ये खुशवंत सिंह की है दोस्तों। किसकी? खुशवंत, खुशवंत सिंह की ये पुस्तकें, ये ध्यान देना आप। उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की। किसकी है? बाबा रामदेव की। रामदेव आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। और अनहैप्पी नामक जो पुस्तक, अनहैप्पी इंडिया यानी कि अनहैप्पी, तो ये आती है लाला, लाला लाजपत, लाजपत राय की दोस्तों। और उसके बाद में हाफ गर्लफ्रेंड आती है आपके चेतन भगत की, चेतन भगत की। किसकी आती है दोस्तों? चेतन भगत की। लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा है? हाँ, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पे आपका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह होगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा आपका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या आपका बिल्कुल बी राइट होगा दोस्तों, यहां पे बी राइट होगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न दिया गया? अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस की बात कर रहा है दोस्तों, फोड़ डालो प्रश्न को। राष्ट्रीय डाक दिवस की बात, दो बातें बात करता हूं आपको। अगर आपसे बोल दे कि विश्व डाक दिवस, विश्व पोस्ट डे, पोस्ट डे की अगर बात आ जाए तो दोस्तों ध्यान देना 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। लेकिन राष्ट्रीय डाक दिवस की अगर बात करें तो 10 अक्टूबर बिल्कुल राइट होगा इसका। अक्टूबर में दो बातें आती है, एक तो आपको पूछ लेता है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मनाता है वृद्धजन, वृद्धजन, ठीक है ना, तो बूढ़ा व्यक्ति। तो 2 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो दोस्तों 2 अक्टूबर को याद रखना गांधी, गांधी प्लस में शास्त्री, शास्त्री जयंती, और प्लस में हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा, अहिंसा जो दिवस है ये कब बनाया था आपके? तो आप बोलोगे 2 अक्टूबर। वहीं पे अगर मैं बात करूं 5 अक्टूबर को, कब भैया? 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को जो बनाया जाता है उसे विश्व शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को याद रखना आप, सॉरी 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर का जो दिवस होगा दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या बोलेंगे दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस राइट उत्तर हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसको 24 अक्टूबर को, कब भैया? 24 अक्टूबर को, तो याद रखना आपके यूएनओ स्थापना दिवस, यूएनओ स्थापना दिवस। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को याद रखना राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार पटेल की जयंती, सरदार पटेल की क्या है? जयंती। तो सरदार पटेल की जयंती पर कौन सा आता है आपके? राष्ट्रीय एकता दिवस। विश्व विरासत दिवस कब आता है दोस्तों? कमेंट करके सारे बताओगे। विश्व खाद्यान्न के बारे में आ जाए, खाद्य दिवस, तो ध्यान देना 18 अक्टूबर,
विश्व खाद्यान्न दिवस कब आता है? 18 अक्टूबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर होगा 10 अक्टूबर। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, कैरोटीन डैश में पाया जाता है, कैरोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट फोड़ डालो प्रश्न को। कैरोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? कैरोटीन किस में पाया जाता है? फटाफट से बताइए भाई साहब।